क्लियर? अब आज हम देख रहे हैं कि ये जो अधिनियम था जो 2000 में आया था, इसमें संशोधन भी हुआ, तो वो डेट लिख लेना, नीचे लिखो पैराग्राफ से, या पॉइंट, पहला पॉइंट आज का। 3-4 पॉइंट आएंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, सूचना, आज का पहला पॉइंट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यही जो हमने अभी पढ़े, आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी एक्ट 2000 में पहली बार 2008 में संशोधन किया गया। ये जो आईटी एक्ट था 2000 में पहली बार संशोधन कब हुआ? 2008 में हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट इन दिस एक्ट, संशोधन मतलब अमेंडमेंट कब हुआ? 2008 में हुआ। ठीक है, मतलब 2000 का जो अधिनियम था उसमें 2008 में पहला अपडेट किया गया। दूसरा, सेकंड पॉइंट, सन 2011 में, इन 2011, सन 2011 में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, मतलब वही आईटी रूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी नियम और ब्रैकेट में ये आईटी नियम या सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो भी आपने लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में एक शब्द, 2-3 शब्द आ रहे हैं, मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश। मध्यवर्ती मतलब मीडिएटर इंस्टीट्यूट, मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश, संस्थाओं, इंस्टीट्यूट के लिए क्या है? दिशा निर्देश। हाँ, एक बार और पहले ये लिख लो ब्रैकेट में, जो हिंदी में दिख रहा है जिसको हिंदी में लिखना है, मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश, ब्रैकेट बंद। फिर मैं पूरा सेंटेंस बोलूंगा कि 2011 में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, ब्रैकेट में क्या आ गया? मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश के नाम से नया अधिनियम बनाया गया, के नाम से नया अधिनियम लाया गया या बनाया गया। 2011 में आईटी रूल्स, मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश के नाम से नया अधिनियम लाया गया या बनाया, केंद्र सरकार ने, ये भी केंद्र का है। मतलब 2000 में जो एक्ट आया था उसके बाद अगला नया एक्ट आया 2011 में, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया? सूचना प्रौद्योगिकी नियम, और ब्रैकेट में मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए, मतलब जितने भी हमारे देश में जो संस्थाएं हैं छोटी छोटी, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश लाए गए कि आप आईटी, ये सूचना प्रौद्योगिकी के कैसा यूज करो, लोगों के लिए किस प्रकार नियम लाओ, लोगों को क्या दिशा निर्देश दो, ये सब उसमें है। उसमें मतलब अपने काम की ज्यादा ठीक नहीं है, जैसे इसमें थी, वो किनके लिए है? इंस्टीट्यूट के लिए। दिस रूल्स फॉर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब जो संस्थान है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए ये नियम लाए हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट लिखो, काम का है, समझते हुए लिखना कि अभी मैंने आपको क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था वो? कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने 2023-24 में क्या कही थी सुप्रीम कोर्ट ने? आईटी एक्ट के तहत धारा 66A के, हाँ, कि आप यदि अभिव्यक्ति के तहत किसी भी चीज को क्या करते हो, मिसयूज करते, दुरुपयोग करते हो, तो आप पे कानून लागू होगा। लेकिन 2015 में क्या हुआ था ये लिख लो, क्योंकि आ सकता है। तो अगला पॉइंट में लिखो कि 2015 में, 2015 में श्रेया सिंघल, एक नाम आ रहा है, श्रेया सिंघल बनाम, पहले ऐसा लिख लो, इंग्लिश में भी यही आएगा, श्रेया सिंघल वर्सेस, बनाम का मतलब होता है वर्सेस, दो लोगों के बीच में, भारत संघ, इंडियन यूनियन
वर्सेस इंडियन यूनियन। 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, या इन 2015 श्रेया सिंघल वर्सेस इंडियन यूनियन के मामले में फैसला सुनाते हुए, के मामले श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाते हुए, के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईटी की धारा, आईटी एक्ट की धारा, वही जो अभी लिखे थे 66A आईटी एक्ट की धारा, मतलब इसलिए ये धारा बहुत पॉपुलर है, 66A को रद्द कर दिया गया था, को रद्द कर दिया था, ऐसा लिखा रद्द कर दिया था वाली बात है, ठीक है, फुल स्टॉप बस। तो मतलब 2015 में एक चीज और हुई थी, इसको पढ़ो पहले, फिर मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ। फिर इसके बाद हमने जो कल लिखे थे 23-24 की घटना लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद दिमाग में ये चीज रखो कि आप जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, कितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं, है ना? हाँ, आप लोग तो जानते होंगे, इधर आप में से नए लोग हैं, आप जानते हो। पीछे सुप्रीम कोर्ट नहीं, तुमने पॉलिटी नहीं पढ़ा अभी तक, पॉलिटी नहीं पढ़ा है ना, आप लोग ने भी, नए लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, आपको मालूम है, सर्वोच्च न्यायालय है। उसका मुख्य कार्य क्या है? संविधान की रक्षा करना। तो देश में जितने भी जो डिसीजन होते हैं, जितने भी जो केस होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, लोअर कोर्ट के हों, ठीक है, अपर कोर्ट के हों, इन सबको कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो देश का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, और वो अपने भी डिसीजन को बदल सकता है ना सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि समय के अनुसार सब में बदलाव है। जैसे हमारे समाज में शादी को लेकर पहले कुछ और सोच थी और अब कुछ और सोच है, मतलब हर चीज में बदलाव हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था कि 2015 में ये जो धारा हम पढ़ रहे हैं, आईटी एक्ट 2000 की 66A जो आई थी, जो कल अपन ने धाराओं की लिस्ट बनाई, वो क्या कह रही थी कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो 2015 में क्या हुआ था? इसको रद्द कर दिया गया था कि आपको स्वतंत्रता नहीं है, आप मिसयूज नहीं कर सकते, ऐसा किया। और उसके बाद फिर 2023 में क्या हुआ, जो हमने ऊपर लिखे, क्या 23 में भी क्या लिखे, बताओ, पढ़ो। यही है, मतलब बार बार वो अपने डिसीजन को बदल सकता है या दे सकता है या उसको अपडेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत मिसयूज कर रहे हैं, है ना? मतलब वो बहुत बड़ा हमारे लिए हथियार बन गया। जैसे कल मैंने आपको 2 उदाहरण दिया, एक आईटी बाबा वो अभय सिंह, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से संबंधित, हाँ, तो सर उसने इनकी रोका है या फिर छूट दी है उसमें? उसको दोनों तरीके से समझो। रोका ऐसा गया है कि रोकना मतलब प्रतिबंधित करना, कि आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, और छूट ऐसे दी गई कि आप उसको सरल और आसान तरीके से और किसी चीज के प्रचार प्रसार में या शिक्षा इच्छा के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। यूज किस में करोगे? अच्छे कामों में, हाँ, सद्विचार में, सुशिक्षा में, कुछ नियमों को बताने में। जैसे यही होता है, जैसे जो स्कूल के जो ग्रुप बने होते हैं या आपका कॉलेज का या एमएसआई का ग्रुप है, उसमें क्या है, आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको जानकारी दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो दिस इज फॉर यूज, ये आपके उपयोग के लिए है। लेकिन इसी में आप यदि इसका दुरुपयोग कि आप अपने व्यक्तिगत मैसेज भेजने में करने लगो, या किसी के खिलाफ कमेंट करने में करने लगो, है ना, या किसी को बुरा भला कहने में करने लगो, तो ये क्या है? मिसयूज है, ये अभिव्यक्ति, मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमको दी गई स्वतंत्रता है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते।
तो सुप्रीम कोर्ट है अपने डिसीजन को बदल भी सकती है, अपने डिसीजन को फिर से क्या कर सकती है और अपडेट कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये स्वीकृति है हमारे देश में और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है। यदि आप लोग मतलब ये न्यूज़ वगैरह सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको ऐसे बहुत से डिसीजन मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल भी सकती है। अपन ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, तो आज पता चला 10 साल पहले उसने जो डिसीजन दिया था और आज की डेट में वो डिसीजन उसको गलत लगता है, तो उसको वो पलट सकती है। हाँ, उसको वो कहा जाता है, बहुत अच्छा शब्द है, पुनरावलोकन हिंदी में। पुनर्अवलोकन मतलब इसका संधि विच्छेदन करेंगे कि आपका दिया हुआ डिसीजन का पुनः अवलोकन करना, ठीक है, उसको एक बार पुनः फिर से देखना, फिर से रीड करना, क्योंकि समय के अनुसार सब चीज बदल जाते हैं, ठीक है। पहले जो चीज सही हो सकता है, आज की डेट में वो चीज गलत हो, ये ऐसा होता है। और होते ही जैसे कल एक डिसीजन आया, क्या डिसीजन आया आप लोग से संबंधित पढ़ाई 27% आरक्षण को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लागू कर दिया, और जबकि पहले इस पे रोक लगी थी, ठीक है। तो अब क्योंकि चूंकि ओबीसी की आबादी बढ़ रही है, तो उस अनुपात में उनको आरक्षण देना जरूरी है, तो इसलिए इसको हाई कोर्ट ने लागू कर दिया। और अब आप ओबीसी जो स्टूडेंट है आपको लाभ मिलेगा, 27% आरक्षण के दायरे में आप आ जाओगे। और जबकि यही जब शुरू में था, तो शुरू में सबके लिए समानता की बात थी, ऐसा होता है। फिर आने वाले समय में यदि पता लगेगा कि सब लोग बराबरी पे हो गए, तो एक समय ऐसा आएगा 15, 20 साल, 50 साल बाद कि आरक्षण को रद्द भी करना पड़ेगा। जैसे विश्व के विकसित देशों में आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं, सभी समान है ना। तो ऐसा अभी चूंकि हमारे देश में अभी भी गरीबी है, असमानता है, भेदभाव है, अनटचेबिलिटी है, इसीलिए हमारे देश में आरक्षण चल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब भारत डेवलप हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा, सब समान रहेंगे, गैर बराबरी नहीं रहेगी, तो आरक्षण को हमको समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि आरक्षण से क्या होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है लेकिन कुछ का लॉस भी हो जाता है, ऐसा। तो इस तरह से देखिए, कल जो डिसीजन आया, तो वो पहले जो डिसीजन रोका जा रहा था उसको हटा दिया गया, तो ऐसे ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने डिसीजन को पुनरावलोकन करें। हाँ, उसमें भी ऐसा हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है, कि एक समय आएगा जब SC ST को जो अपन ने आरक्षण दिए, क्योंकि अभी भी वो कमजोर है या आर्थिक रूप से असक्षम, जब वो सक्षम हो जाएंगे तो उनका भी आरक्षण, मतलब सभी आरक्षण को समाप्त करना पड़ेगा। जनरल, हाँ, फिर उसमें सब जनरल समान हो जाएंगे। जनरल में केवल EWS है अभी, बाकी नहीं है। 10% चलो अगला क्या हुआ फिर, अगला पॉइंट लिखिए। कि भारत सरकार ने, नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 IT एक्ट 2021, भारत सरकार ने सूचना, लिखना है ये, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 को फरवरी 2021 में लागू किया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 को फरवरी 2021 में लागू किया। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं, इसमें कुछ लिख लेते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। अब ये जो नया अधिनियम आया 4-5 साल पहले, उसके बारे में हम लिखेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं, इसके प्रावधान या प्रमुख बिंदु लिखेंगे, ABCD करके लिखना। इस जो 2021 के प्रावधान, देखिए धारा तो सेम वो रहेंगी, धारा में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि धारा जो 2000 में बन गई IT अधिनियम 2000 में, वो धारा वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन कुछ और चीजें गवर्नमेंट ने 2021 में जोड़ दी हैं, तो वो हम लिख रहे हैं।
पहला, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक सक्रिय, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक सक्रिय रहने की अपेक्षा की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक सक्रिय रहने की अपेक्षा की गई है, फुल स्टॉप, पहला पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने खुद कहा है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसी हो, सक्रिय हो, अपडेट हो। जैसे आपको मालूम है कि हमारी मध्य प्रदेश शासन गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट कैसी हैं, अभी भी अपडेटेड नहीं है ना। आप मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति विभाग का खोलिए पोर्टल में जाके, तो पता चलेगा 3 साल पहले की कोई सूचना डली। उसमें आप यदि अभी की कोई लेटेस्ट न्यूज देखना चाहते हैं कि 2024-25 में मोहन यादव सरकार ने कहां कौन कौन सी बैठक की, तो पता चला वो अपडेट नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट ने इसके तहत ये रूल जारी किए कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या होना पड़ेगा, सक्रिय, एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जमाना उसी का है। हर कोई सोशल मीडिया पर ही जानकारी लेना चाहता है, ठीक है। आजकल कोई किसी न्यूज के भरोसे नहीं है। जैसे आपको मालूम है, आप यदि फॉर्म भर रहे हो तो कैसे भर रहे हो, ऑनलाइन भर रहे हो। आपका रिजल्ट आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है। वो जमाना नहीं कि आप पोस्टमैन का इंतजार कर रहे हो कि ऑफलाइन आएगा, आ रहेगा क्या, नहीं आएगा। तो यही कहा जा रहा है। तो सरकार ने इसको मतलब नियमों के तहत लागू कर दिया है कि अब आपको किस पे निर्भर रहना है, ऑनलाइन। सोशल मीडिया का यही मतलब है। इसीलिए हर चीज क्या हो रही है आजकल, हो नहीं रही, हो गई है मतलब, ठीक है। किसी भी चीज में आप डिमांड नहीं कर सकते कि हमको हर चीज ऑफलाइन दीजिए। हम यदि आप पैथोलॉजी जाते हो तो पैथोलॉजी वाले भी भले आपकी रिपोर्ट तो देखते हैं ऑफलाइन, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हम आपको ऑनलाइन भेज देंगे, ठीक है। आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो लोक सेवा केंद्र में जाके, तो 24 घंटे में उसका अपडेट आपके मोबाइल में आ जाता है और आप उसको कहीं से भी जाके ऑनलाइन निकाल लो। तो ये है मतलब आपको खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सक्रिय रहना है और उसके पूरे पोर्टल गवर्नमेंट भी सक्रिय करेगी, ये कहा गया है, पहला पॉइंट। सेकंड, हाँ, इस अधिनियम में इस मतलब ये जो आप 21 वाला देख रहे हैं, इस अधिनियम में एक शिकायत निवारण तंत्र, इस अधिनियम में एक क्या आएगा, शिकायत निवारण तंत्र, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम स्थापित करने तथा निर्धारित समय में गैर कानूनी, इलीगल जिसको कहते हैं, निर्धारित समय में गैर कानूनी और अनुपयुक्त सामग्री, अनयूजुअल अनुपयुक्त सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया है। एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और निर्धारित समय में गैर कानूनी और अनुपयुक्त सामग्री को क्या करने का, हटाने, रिमूव करने का निर्देश दिया गया है। क्लियर, ये भी मालूम होगा आपको। बाकी ये गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दी कि यदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या है, इलीगल है, मतलब जिसके की कोई आवश्यकता नहीं है, या जो गलत है, या जिससे लोगों में भ्रम फैलता है, या जो परेशानी का कारण बनती है, ऐसी कोई न्यूज है या ऐसी कोई चीज है, उसको क्या कर दो, आप हटा दो, है ना। जैसे यही अफवाह,
आजकल सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा चलती वो क्या चलती, अफवाह, र्यूमर्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। खास करके किसी भी, जैसे अपने देश में कई प्रकार के दंगे वगैरह होते हैं, आपने सुने होंगे, ठीक है। और खास करके धार्मिक मामलों में ये अफवाह जो होती है वो तेजी से फैलती है और लोगों को एग्रेसिव कर देती है। और इसका खामियाजा क्या होता है कि दो समुदायों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े या दंगे होने लगते हैं। तो उससे संबंधित ये निर्देश है कि ऐसी भी कोई जानकारी है या ऐसी कोई न्यूज़ है या ऐसी कोई पोस्ट है तो उसको वायरल मत कीजिए, आप उसको तुरंत क्या कीजिए, हटाइए। इसलिए आजकल ये जो ऑप्शन पहले नहीं आता था कि डिलीट फॉर एवरीवन, ये अब आने लगा है, ठीक है। कि यदि आपको कोई पोस्ट हटानी है, यदि आपने ही उसको डाली है तो आप यदि उसको रिमूव कर रहे हो या हटा रहे हो तो ये ऑप्शन आएगा, मतलब जहां जहां आपने भेजे ऑटोमेटिक वहां से वो हट जाएगी। ये इस पॉइंट के तहत है, क्लियर। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से सूचना कहीं से भी कहीं पहुंच जाती है, मैंने बताया, और इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। मतलब पता चला पाकिस्तान बांग्लादेश की यदि कोई सूचना है तो वो यदि भारत पहुंच रही है, कोई धार्मिक विवाद है तो यहाँ भी उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए ये पॉइंट जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये निर्देश दिए गए हैं, सभी के लिए निर्देश हैं। फिर अगला पॉइंट है सभी प्रकार की शिकायतों को एक निश्चित समय सीमा, मतलब टाइम लिमिट दे दी गई है, एक निश्चित समय सीमा, ब्रैकेट में ऐसा लिख लो 24/72 आवर्स, मतलब घंटे के अंदर सभी प्रकार की शिकायतों को 24 से लेकर 72 घंटे के अंदर उनका समाधान करना होगा, उनका समाधान करना अनिवार्य होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने यदि कोई शिकायत की है सोशल मीडिया पर और उस शिकायत को आपको कितने समय में समाधान होगा उसका, 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर। ये टाइम लिमिट दे दी है गवर्नमेंट ने कि यदि आपने ऐसी कोई अफवाह या जो भी शिकायत हो या कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपने ऑनलाइन की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट या कोई जानकारी के लिए, तो जो अधिकारी है जो उसके लिए जिम्मेदार है वो 24 आवर्स में उसका स्पष्टीकरण देगा या उस शिकायत का समाधान प्रस्तुत करेगा। और नहीं करेगा तो क्या हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर जुर्माना भी लग रहा है। तो बहुत सारे अधिकारियों पे लाखों रुपए का या उनकी वेतन वृद्धि रोकने का या उनके वो वेतन रोकने के ऐसे कई केस आए, क्योंकि अधिकारी भी लापरवाही नहीं बरत सकता है। मतलब अधिकारियों को भी एक्टिव किया गया, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, ठीक है। ये बहुत चीजें चल रही हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये, और ऐसा कहाँ होता है, विकसित देशों में ऐसा होता है। जैसे आपको मालूम है, इसके छोटे छोटे उदाहरण क्या हैं कि जैसे हम जो गाड़ी चलाते हैं, आप मतलब कोई ना कोई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तो यूज करता होगा, तो 2 व्हीलर में पता चला अननेसेसरी हॉर्न बजा रहे हैं, साइलेंसर पे कार्रवाई हुई है अभी पिछले दिनों, गाड़ी में कर लिए साइलेंसर, ऐसा साइलेंसर है जो सबके कान फोड़ रहा है ना, हाँ, बुलेट वगैरह में, और वो तो हीरोगिरी दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये एक प्रकार की आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। तो इस प्रकार से, इसी तरह आपने देखा होगा जो स्कूल कॉलेज अस्पताल होते हैं, हाई कोर्ट की बिल्डिंग होती है, वहाँ क्या लिखा होता है, नो साइलेंस, मतलब साइलेंस जोन लिखा होता है, ठीक है। मतलब वहाँ आप ध्वनि प्रदूषण नहीं, और वहीं पता चला हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रहा है, भले तो एक, जबकि हॉर्न की भी क्या है, एक निश्चित लिमिट है कि कितने डेसिबल में बजना चाहिए, लेकिन हमने जानबूझ के अच्छा बड़ा पोंफा लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि आजकल कई प्रकार के हॉर्न आते हैं। तो ये यही है कि हम अपनी खुशी और अपने आनंद के लिए दूसरों की
जिंदगी में दखल दे रहा है या दूसरों की खुशियों से खिलवाड़ कर रहा है। तो ऐसे जो कानून है वो विकसित देशों में बहुत पहले से लागू है। हमको ये 2021 में निर्देश देना पड़ रहा है और उसमें भी अभी आधी जनता को मालूम नहीं है। अपने देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये चीजें के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा है। जबकि क्या होना चाहिए कि जनता को स्वयं से जागरूक होना चाहिए, स्वयं से शिक्षित होना चाहिए, ना केवल जनता को बल्कि अधिकारियों को। इसलिए भी ये आदेश दिए गए और ये टाइम लिमिट बांधी गई है कि जो एक्चुअल में मतलब जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है या ऑफिसर है वो ये कार्रवाई इतनी देर में उसको सॉल्व करे। जैसे आपको व्यापम के जो अधिकारी हैं या पीएससी के जो अधिकारी बैठे हैं, परीक्षा नियंत्रक बैठे हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि यदि आपके मन में कोई डाउट हो, यदि आप आयोग को कोई प्रश्न वो फोन लगाते हो और किसी समस्या के बारे में पूछते हो तो तुरंत उसका समाधान करें। नहीं तो कई बार क्या करते हैं वो आपको टाल देते हैं या बोलते हैं बाद में फोन उठाना, या व्यापम वाले तो फोन उठाते ही नहीं। ये व्यापम की जो हेल्पलाइन नंबर है कभी लगा के देख लेना, उस पर फोन क्या होता है, रिसीव होता ही नहीं है। बहुत सारे टोल फ्री नंबर की शिकायत रहती है कि फोन रिसीव नहीं होता। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ऐसे आदेश निर्देश दिए जाए। ठीक है, ये तो खैर आदेश जो निर्देश हैं वो आईटी से संबंधित है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, पर ये होना हमारे देश में होना चाहिए और ऐसा किया भी जा रहा है और बहुत से डिपार्टमेंट में ऐसा कर दिया गया। एक और लिखिए। हाँ, भारत सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, ये लिखना इसको इनवर्टेड कामा में, व्यक्तिगत डेटा मतलब वही डाटा वाला, डेटा संरक्षण विधेयक 2019, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक। पर्सनल डेटा मतलब वही जो पर्सनल डेटा वाला था ना, कि हमारी जो भी जानकारी है। ये विधेयक कब प्रस्तुत किया था? 2019 में संसद में पेश किया। पहले पूरा पॉइंट लिखो कि भारत सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 संसद में पेश किया, जो अब कानून बनने की प्रक्रिया में है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब कानून बन जाएगा। कानून कब बनेगा? जब दोनों सदनों से पास होके और राष्ट्रपति के सील और सिग्नेचर हो जाएंगे। लेकिन ये विधेयक क्या कह रहा है? व्यक्तिगत डेटा मतलब आपके जो पर्सनल डेटा है उसका क्या करेगा? संरक्षण। मतलब यही प्राइवेसी के राइट की अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है, कि हर व्यक्ति के प्राइवेसी की रक्षा की जाए, जिसकी अपन बहुत बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यही एकांतता वाला जो अभी है, या जिसको निजता का अधिकार कहा जाता है। एक शब्द और आता है, निजता का अधिकार। निजता मतलब हमारी निजी जिंदगी का अधिकार हमको ही है और किसी को नहीं है। जो मैंने उदाहरण दिया था, जैसे विराट कोहली हमेशा सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? अपने परिवार की फैमिली को लाने से बचाते हैं, है ना। नहीं तो पेपर वाले या सोशल मीडिया वाले या न्यूज वाले, उनको मसाला खबर बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ की खबर वहाँ, इसकी फोटो उसकी फोटो, ये करते रहते हैं। तो ये जबकि नहीं होना चाहिए। यही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत डेटा संरक्षण। तो जिस दिन से ये कानून लागू हो जाएगा, अभी लागू होने के प्रोसेस में, उस दिन से आपको ये अधिकार मिल जाएगा कि आप किसी भी न्यूज चैनल को रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं। नहीं तो अभी तो पीछे लग जाते हैं।
ठीक है, टीवी वगैरह में, फिल्मों में हम देखते हैं कि कैसे कैमरे दिखाए जाते हैं लोगों के पीछे दौड़ते हुए, भागते हुए, कई बार उनकी लड़ाई भी हो जाती है, कैमरा तोड़ दिया जाता है, ठीक है। और विराट कोहली के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि विराट कोहली को गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सही बात भी है, न्यूज़ वालों को तो अपनी न्यूज़ देने के लिए मसाला चाहिए, लेकिन इसमें किसी की व्यक्तिगत लाइफ भी प्रभावित होती है और सबकी अपनी अपनी लाइफ है। क्योंकि अपने यहाँ यही होता है, जैसे कल भी मैं आपको बता रहा था और आपको मालूम है कि अपने यहाँ जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो कहीं अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों की हुजूम उनके पीछे जा, लोगों को कोई काम तो है नहीं जिनके पास काम नहीं वो उनके पीछे लग गए, ऐसा होता है। जबकि विदेशों में ये चीज नहीं होती, विदेशों में ठीक है हीरो है, सेलिब्रिटी है लेकिन एक लिमिट तक है, ठीक है, वहाँ ऐसे पीछे नहीं लगेंगे, वहाँ आप आज़ाद घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो उनको वेश बदलना पड़ेगा, ठीक है। पता चला अक्षय कुमार घूम रहा है तो वो बुर्का पहन के घूम रहा है वो इसलिए घूम रहा, नहीं तो पीछे लग जाएगी भीड़, और फिर वो बेचारा यदि कहीं चाउमीन खाने भी जा रहे हैं तो उसको खाने नहीं दे ऐसा होगा, क्योंकि हमारे देश में ये चीज ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये विधेयक लाया गया, व्यक्तिगत डेटा। इसके मतलब इस विधेयक में अंडरस्टूड चीजें भी हैं कि जैसे यही है कि फेसबुक में भी आपकी कोई जानकारी है तो कोई उसको ओपन ना करे, कोई उस पर कॉमेंट ना करे। नहीं तो अभी कोई सेलिब्रिटी यदि फेसबुक में अपनी एक पोस्ट डालेगा तो हजारों लाखों उस पर कॉमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कमेंट्स आए वो चलेंगे, लेकिन अनयूजुअल यदि कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट्स भी ऐसे आते हैं जैसे अमिताभ बच्चन, आपको मालूम है ना, सदी के सुपरस्टार की संज्ञा दी गई, लेकिन अमिताभ बच्चन को उतनी गालियां भी मिलती एक्स पर, पोस्ट एक्स जो आजकल मतलब ट्विटर को एक्स कह दिया गया। तो ऐसे भी लोग हैं कि भाई ठीक है, जिसको अमिताभ बच्चन से कोई लेना देना नहीं है वो उसकी पोस्ट को ना पढ़े। अब आप गाली तो मत लिखो, गाली लिख रहे हैं, अनर्गल शब्द लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये वो ये कि आप अपने व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण हो, आपकी निजता का संरक्षण हो, या आपकी प्राइवेसी के राइट की रक्षा की जाए, ये इसमें कहा गया। किसमें? 2021 में जो आईटी एक्ट आया। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? और कोई डाउट हो? तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये जो आईटी अधिनियम आए गए हैं, ठीक है, पहला कौन सा आया था 2000, फिर 2008 में उसका क्या आया, संशोधन आया, और मैंने फिर उसके बाद 2013 में भी जो आया उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी लगभग यही, और लास्ट में अपडेट कब हुआ 2021 में, जो फरवरी 2021 से लागू है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल और पारदर्शी बनाने की व्यवस्था है, ठीक है। मतलब इसमें इतना ही है, और बाकी जो धाराएं हैं वो यथावत हैं, धारा में कोई बदलाव नहीं है, धारा में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो धाराएं 2000 अधिनियम में बन गई हैं वही धाराएं अभी तक चल रही हैं और वो आगे तक चलती रहेंगी क्योंकि वो अधिनियम के रूप में लागू हो गया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पूरा हो जाता है।
2015 में ITA 68 रद्द कर दिया था, उसके बाद सीधे 2023 में हाँ फिर से उसको ओपन कर दिया, ऐसा है, रद्द करने और फिर से लागू कर दिया। वही बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रीअरेंजमेंट मतलब पुनरावलोकन के तहत फिर से जो चीज को रद्द की है, मना की है,